आज का जो मेरा लेक्चर है, आज का लेक्चर मेरे पास है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। मेरे पास जो लॉ है वो लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब देखो रेडियो एक्टिव डीके, अगर मैं बेसिक से लफ्ज़ आपको बताऊं तो आप बोलेंगे सर रेडियो एक्टिव का मतलब तो हमें पता है सर। रेडियो एक्टिव का मतलब है, यहाँ पे जो लफ्ज़ आएगा वो आएगा रेडियो एक्टिविटी। और रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि सर वो रेडिएशंस को इमिट करता है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है कि वो रेडिएशंस को इमिट करता है, इस चीज़ को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। अब आप पढ़ना चाह रहे हैं सर रेडियो एक्टिव डीके, तो रेडियो एक्टिव डीके, डीके का मतलब होता है यहाँ पे अगर आप लफ्ज़ देखा जाए, डीके, डीके का मतलब होता है ब्रेक होना। जाहिर सी बात है कोई भी एलिमेंट होगा अगर वो रेडिएशंस इमिट करेगा तो वो अल्टीमेटली अपने आप को ब्रेक करेगा और रेडिएशंस को इमिट करेगा। अब ये तो मैंने आपको बताया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, पर इस लॉ को समझाने से पहले मैं अपना एक लॉ पढ़ाता हूँ। ये लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ, ओके, मेरा अपना एक लॉ है जो पहले मैं अपना लॉ पढ़ाता हूँ। ये लॉ मैंने दिया है, ये लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ पटाखे। पटाखे मतलब अगर उर्दू नहीं आती तो बता दूँ, ये पटाखे का मतलब फायर क्रैकर्स है, फायर क्रैकर्स। ओके, अब ये लॉ लॉ ऑफ रेडियो डी के थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अब जरा समझिएगा लॉ पटाखे। लॉ पटाखे क्या है मैं ये आपको बताऊं। लॉ पटाखे ये है कि मेरे पास जितने ज़्यादा पटाखे होंगे, ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आपको पटाखे नज़र आ रहे हैं, जितने ज़्यादा पटाखे होंगे उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी। आप बोलेंगे हाँ सर ये तो कॉमन सेंस की बात है, जितने ज़्यादा पटाखे होंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या आएगी, आवाज़ आएगी। तो ये लॉ तो समझ में आ जाएगा आप लोग। आप बोलेंगे हाँ सर ये आपने अपना लॉ बनाया, लॉ पटाखे, कि जितने ज़्यादा आपके पास पटाखे होंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या आएगी, आवाज़ आएगी। अच्छा, अब जैसे जैसे पटाखे ये फायर होते रहेंगे, बर्न होते रहेंगे, जलते रहेंगे, फायर क्रैकर्स, तो क्या ये अभी भी मौजूद रहेंगे या कम होते रहेंगे? तो आप बोलेंगे सर जैसे जैसे ये आपके फायर क्रैकर्स यूज़ होते रहेंगे वैसे वैसे ये आप लोग आपके इस्तेमाल के नहीं रहेंगे, ये ज़ाया हो जाएंगे। यानी पहला इस्तेमाल हो गया तो पहला ज़ाया हो गया। तो जैसे जैसे आपके पटाखे चलते रहेंगे वैसे वैसे आपके जो फायर क्रैकर्स हैं ये क्या होते रहेंगे, कम होते रहेंगे। आप बोलेंगे हाँ सर बात तो सही है। अब आपको मैंने दो चीज़ें पढ़ाई। दो चीज़ें क्या पढ़ाई कि जितने ज़्यादा पटाखे, जितने ज़्यादा फायर क्रैकर्स, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, साउंड मिलेगा। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, जितने ज़्यादा फायर क्रैकर उतने ज़्यादा साउंड। पहली स्टेटमेंट याद रखिएगा। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, दूसरी स्टेटमेंट ये है कि जैसे जैसे पटाखे पड़ते रहेंगे वैसे वैसे आपके जो पटाखों की तादाद है, फायर क्रैकर की तादाद, वो कम होती रहेगी। आप अगर 100 लेकर आए, आपने जलाना शुरू की, जैसे जैसे आपके फायर क्रैकर्स फायर होते रहेंगे वैसे वैसे इसकी तादाद कम होती रहेगी। अगर 100 हैं तो 80 रह जाएंगे, 80 हैं तो 60 रह जाएंगे, वैसे वैसे इनकी तादाद कम होती रहेगी। इस बात को ज़रा कंपेयर कीजिएगा आप। अब इस बात को हम ज़रा कंपेयर करते हैं किस तरीके से। अब मैं लॉ पटाखे के बाद, ये मैंने आपको लॉ पढ़ा दिया, इस लॉ के बाद अब मैं अपने असल लॉ की तरफ आ रहा हूँ जो मुझे आप लोग को पढ़ाना है। और ये लॉ है मेरे पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके को देखते हैं ज़रा। मेरे पास ये कुछ एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये आपको एलिमेंट नज़र आ रहे हैं। अब ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा हुआ क्या। ओके, आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो आप बोलेंगे सर ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ये मेरे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके जी, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अच्छा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है रेडिएशन इमिट करेगा, ये ब्रेक होगा, डीके होगा। भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो ये मेरे पास लाजमी तौर पे डीके होगा। मैं इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ ताकि मेरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डीके होगा यानी ब्रेक होगा। अब देखिए ये ब्रेक हुआ, अनस्टेबल था, अनस्टेबल से स्टेबल होना चाह रहा था, ब्रेक हुआ और रेडिएशन इमिट करी। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसे ही है। मुझे बताइए अगर मैं एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेता, अगर मैं सिर्फ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लूँ तो डीके भी एक ही होगा। आप बोलेंगे सर कॉमन सेंस की बात है ना, आप जितने ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेके आएंगे उतना ज़्यादा डीके होगा। जैसे मैं जितने ज़्यादा पटाखे लेकर आता उतना ज़्यादा आपको साउंड मिलता,
वैसे ही ये है कि उतना ही डीके होगा जितने ज़्यादा आपके पास क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो दोनों का रिलेशन आपस में डायरेक्ट हुआ या इन्वर्स हुआ? तो आप बोलेंगे सर डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, कि जितने ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, डीके होगा। ये बात समझ में आती है आप तमाम लोगों को कि भाई जितने ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट उतना ज़्यादा डीके होगा। अब स्क्रीन पे आपको बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, बारी बारी करके ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्रेक होते रहेंगे। जो भी आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, बारी बारी करके ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके पास डीके होते रहेंगे। स्क्रीन पे देखते रहिएगा, आपको नज़र आएगा, ये देखिए डीके हुआ, नज़र आ गया। ओके अब आपने स्क्रीन पे देखा कि आपके पास जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे उन तमाम के तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके हो गया। डीके होने का मतलब ब्रेक हो गए। अच्छा, ये एलिमेंट जो पहले होते हैं, पहले वाले कहलाते हैं पेरेंट एलिमेंट। टूटने से पहले जो होते हैं वो कहलाते हैं पेरेंट एलिमेंट, और टूटने के बाद कहलाते हैं ये कौन सा एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट। भाई पेरेंट का मतलब टूटने से पहले और डॉटर का मतलब टूटने के बाद। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, ये सारी स्टेटमेंट वगैरह खुद बनते रहेगी। भाई दो तरह के एलिमेंट हो गए, एक हो गए ब्रेक डीके होने से पहले, तो डीके होने से पहले का मतलब होता है पेरेंट एलिमेंट, और अगर डीके होगा तो डीके होने के बाद क्या हो जाएंगे, डॉटर एलिमेंट हो जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसी है, पेरेंट एलिमेंट हो गया, डॉटर एलिमेंट हो गया। अब मैं आपको जरा स्टेटमेंट पढ़ाता हूँ, इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। स्टेटमेंट पढ़िएगा ताकि मैं स्टेटमेंट समझा सकूँ आपको। अब अल्फाज में आपके पास लिखा हुआ रेट ऑफ डीके। भाई रेट डीके का जो रेट है वो कब, अच्छा कहाँ से कहाँ वो आपको बता रहे हैं, रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट। आप बोलेंगे हाँ सर जब डीके होता है तो पेरेंट एलिमेंट डीके होने से पहले यानी ब्रेक होने से पहले, और डॉटर एलिमेंट मतलब ब्रेक होने के बाद। तो रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। जाहिर सी बात है ना, जितने ज़्यादा आपके पास पेरेंट एलिमेंट होंगे उतना ज़्यादा ही तो आपके पास डीके होगा। भाई आप 10 एलिमेंट लेकर आए तो 10 एलिमेंट डीके होंगे, अगर आप 100 एलिमेंट लेकर आए तो 100 के 100 एलिमेंट डीके होंगे। यानी जितने ज़्यादा आपके पास पेरेंट एलिमेंट होंगे उतना ज़्यादा आपके पास डीके होगा। जैसे लॉ पटाखे में था ना कि जितने ज़्यादा आपके पास फायर क्रैकर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको आवाज़ आएगी, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जितने ज़्यादा पेरेंट एलिमेंट उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ डीके होगा। तो मेरे ख्याल में ये आपको स्टेटमेंट तमाम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। जो मैंने पहली स्टेटमेंट आपको पढ़ाई कि रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ तमाम लोगों को ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। इस स्टेटमेंट को देखने के बाद इसको इरेज करते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट में आपको समझाऊँ। मुझे एक बात का ज़रा जवाब दीजिएगा, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं जैसे जैसे डीके होगा क्या पेरेंट एलिमेंट की तादाद उतनी ही रहेगी या पेरेंट एलिमेंट की तादाद कम होती रहेगी? भाई एक सिंपल सा सवाल है कि जैसे जैसे डीके होगा क्या पेरेंट एलिमेंट की तादाद उतनी ही रहेगी या पेरेंट एलिमेंट की तादाद कम होगी? तो आप बोलेंगे सर अरे सर कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे पेरेंट एलिमेंट जैसे जैसे डीके होता रहेगा वैसे वैसे आपके जो पेरेंट एलिमेंट की तादाद है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो आप इसको सेकंड स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा, सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट विल डिक्रीजेस। पेरेंट एलिमेंट की जो तादाद है, भाई पेरेंट एलिमेंट का मतलब जो डीके होने से पहले थे ना, ये दोनों मिला के एक एलिमेंट नजर आ रहा था, तो वो जो एलिमेंट था वो पेरेंट एलिमेंट था। तो डीके होने से पहले जो एलिमेंट होंगे वो पेरेंट एलिमेंट कहलाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट की तादाद जो है कम होगी। कब कम होगी, जैसे जैसे क्या होता रहेगा, क्या बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे डीके बढ़ता रहेगा। यानी जैसे जैसे ब्रेक होते रहेंगे वैसे वैसे पेरेंट एलिमेंट की तादाद क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ये कुल मिला के आपके पास दो स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ाई लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके की। इसी बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये रहा मेरे पास सवाल, स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके विद इट्स एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व का मतलब इस सवाल में आपको लास्ट में ग्राफ भी बना के दिखाना है। अच्छा जी, सवाल देखते हैं हम। मैंने सवाल को लिखा,
सवाल लिखने के बाद पहली स्टेटमेंट लॉ लिखी, लॉ की हेडिंग लगाई, और इसी पहली स्टेटमेंट जो आपको पढ़ाई वो स्टेटमेंट जरा पढ़िएगा क्या है। पहली स्टेटमेंट पढ़ाई थी ना आपको, अभी अभी जल्दी से देख लीजिए दोबारा। वही स्टेटमेंट जो मैंने पहले पीछे पढ़ाई है वही स्टेटमेंट यहाँ आगे लिखी हुई नजर आ रही है कि रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। चलो इस बात को मैं लिख के भी आपको दिखा देता हूँ, लिख के भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा डीके के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, डीके का जो लफ्ज नज़र आ रहा है, चलो इसको हाईलाइट भी करते रहेंगे साथ साथ, इसको इरेज करते हैं। डीके के लफ्ज का मतलब होता है, डीके का मतलब ब्रेक होना, और ब्रेक होने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं डेल्टा एन। भाई ब्रेक होने के लिए आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, डेल्टा एन इस्तेमाल कर रहे हैं डीके के लिए। अच्छा रेट का मतलब क्या होता है सर, रेट का मतलब होता है डिवाइड करेंगे किससे, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो रेट ऑफ डीके का मतलब हो जाएगा डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। भाई डेल्टा टी क्यों लगाया, मैं आपसे अगर पूछूं आपने डेल्टा टी क्यों लगाया, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा टी हमने इसलिए लगाया क्योंकि आप इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं टाइम से। आपने टाइम से डिवाइड किया, उसके लिए आप रेट का लफ्ज लगाते हैं, तो मैंने रेट लिखा। अच्छा डेल्टा एन किसको शो कर रहा है, तो सर डेल्टा एन शो कर रहा है किसको, डीके को शो कर रहा है। तो ये पूरी की पूरी चीज बन गई मेरे पास क्या, रेट ऑफ डीके। इसको हाईलाइट भी मैं अभी कर देता हूँ इस पूरी चीज को। ये जो कहला रही है डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ये कुल मिला के कहलाता है रेट ऑफ डीके। अच्छा आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। आगे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट, तो पेरेंट एलिमेंट की जो कुल तादाद है वो कुल तादाद लिखी जाएगी मेरे पास किससे, एन से लिखी जाएगी। भाई टोटल नंबर पेरेंट एलिमेंट की जो तादाद है वो एन से लिखी गई। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि जब ये याद करना हो तो आपको बात याद आ जाए कि भाई ये डेल्टा एन नजर आ रहा है, एन कहलाते हैं टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। तो मेरे ख्याल में आप तमाम लोगों को स्टेटमेंट बनाना आ गई होगी, तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई स्टेटमेंट की मदद से कि रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली, द रेट ऑफ डीके फ्रॉम पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा क्या लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ रेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट, जो पेरेंट एलिमेंट की तादाद है, याद है ना, जैसे जैसे डीके बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे क्या बढ़ता रहेगा, डीके बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे पेरेंट एलिमेंट की तादाद क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। यही तो लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट विल डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ डीके। भाई एक चीज बढ़ रही है, बढ़ कौन रहा है, इंक्रीज ऑफ डीके, बढ़ रहा है डीके। दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, पेरेंट एलिमेंट विल डिक्रीज। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, तो इसको देखते हुए आपने इस लॉ के साथ साइन किसका लगा दिया, माइनस का। तो माइनस साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि जैसे जैसे डीके बढ़ रहा है वैसे वैसे पेरेंट एलिमेंट की तादाद क्या हो रही है, कम हो रही है। तो माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इस सेकंड स्टेटमेंट की वजह से लगाया। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन गई, मैथमेटिकल फॉर्म बन गई डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एन। मेरे ख्याल में आप तमाम लोग को ये फॉर्मूला बनाना आ गया होगा कि मैंने डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्यों लिखा और एन क्यों लिखा और माइनस साइन क्यों लगाया। अब जल्दी से इसके एक्सप्लेनेशन के वर्ड्स भी हम देख लेते हैं ताकि जब आप सवाल याद करें तो आपको सारी बात समझ में आ रही हो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, पढ़ लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इफ एंड नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। मैंने जब टाइम जो है वो जीरो, भाई आपके पास जो स्टार्टिंग में जब एलिमेंट होंगे, जब डीके स्टार्ट नहीं हुआ, सपोज करो ये एलिमेंट में बना रहा हूँ, ये एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर ये एलिमेंट्स 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, या सर 8 एलिमेंट्स हैं। लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना, वहाँ एलिमेंट्स को हम गिन नहीं सकते। अब जब एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते तो उसका नाम आपने क्या रख दिया, एन नॉट रख दिया। अब ये लिखा है ना, एन नॉट बी द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो, यानी जब टाइम जीरो है तो एलिमेंट्स की तादाद एन नॉट है। ये तो हम गिन सकते थे, मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन एलिमेंट जो है वो मिलियंस में होता है, आप उनको गिन नहीं सकते, इसलिए मैंने उसको क्या रख दिया, एन नॉट बोल दिया। मैंने कहा कि भाई ये एलिमेंट्स एन नॉट हैं जब टाइम कितना है, जीरो है। आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन पढ़िएगा क्या लिखा है।
सेकेंड लाइन में लिखा है n बी द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट, n उस वक्त एलिमेंट्स होंगे जब टाइम कितना रह गया, टाइम जब टाइम t हो गया, रह नहीं गया बल्कि टाइम t हो गया, यानी जब टाइम गुजरा, भाई टाइम जो है कुछ हुआ, अब टाइम जीरो नहीं है, टाइम कुछ और हो गया। अब जाहिर सी बात है ना कुछ डीके होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ब्रेक हो जाएंगे। मैंने बोला एक दो तीन, तीन ब्रेक हो गए, कितने बच गए? आप बोलेंगे सर एक दो तीन चार पांच बच गए। हाँ सर पांच बच गए, लेकिन अब हमें तो नहीं पता ना, वहां तो मिलियंस में होंगे। तो मैंने कहा यार कितने बच गए आप ये बताओ, आपको तो पता नहीं। तो आपने कहा यार जितने भी बच गए उसको हम क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं। यानी एन नॉट है, एन नॉट एलिमेंट उस वक्त होंगे जब टाइम जीरो है, और एन एलिमेंट उस वक्त होंगे जब टाइम कितना है मेरे पास, टी है। आगे बढ़िए क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एन शो कर रहा है किसको, डेल्टा एन बी द चेंज ऑफ पेरेंट टू डॉटर में। अब आप देखो यहाँ पे कितने चेंज हो गए पेरेंट टू डॉटर में। आप बोलेंगे सर ये एक दो तीन, तीन पे टिक नजर आ रहा है ना, इसका मतलब तीन एलिमेंट्स में डीके हुआ, यानी तीन एलिमेंट्स कन्वर्ट हो गए। अब वहां आपको नहीं पता कितने कन्वर्ट हुए, तो आपने उसको बोल दिया यार जितने भी कन्वर्ट हुए ना उसको हम बोल देते हैं क्या, डेल्टा एन बोल देते हैं। यानी जितने भी डीके हुए, जितने भी ब्रेक हुए, उसको आपने क्या बोल दिया, डेल्टा एन। अब जरा तमाम लोग इस बात को दोबारा से देख लीजिए, मैं एक बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुल एलिमेंट्स की तादाद आपको येलो कलर के डॉट कितने नजर आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर येलो कलर के डॉट हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त 8 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब 8 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ में देखेंगे तो रियल लाइफ में ये एलिमेंट्स मिलियन में होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने उन एलिमेंट्स को कह दिया क्या, मैंने उन एलिमेंट्स का नाम रख दिया एन नॉट, नाम रख दिया। ये लिखा हुआ नजर आ रहा है ना एन नॉट, यानी उस वक्त जब एलिमेंट्स में डीके स्टार्ट नहीं हुआ था, जब टाइम जीरो था, जब जिस वक्त आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा डीके हुआ, डीके होने के बाद कितने बच गए, कितने पे टिक नहीं लगा हुआ, टिक लगने का मतलब है कि डीके हो गया। तो आप बोलेंगे सर 5 पे टिक नहीं लगा हुआ, यानी 1 2 3 4 5, 5 पे टिक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब 5 बच गए। लेकिन सर हम तो ये तो नंबर से गिन के बता रहे हैं ना, अब हमें तो वहां तो मिलियन ऑफ एलिमेंट्स होंगे, हम तो गिन नहीं सकते, इसलिए मैंने उन एलिमेंट्स को नाम क्या रख दिया, उन एलिमेंट्स का नाम रख दिया एन, नाम रख दिया। सेकंड लाइन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एन बी द टोटल नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट, जब टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, टी हो जाएगा। आप बोलेंगे चले सर सही है। अच्छा मैं आपसे बोलूंगा कितने ब्रेक हुए हुए नजर आ रहे हैं, आप बोलेंगे सर 3 नजर आ रहे हैं ना, 1 2 3, 3 ब्रेक हुए हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता वहां मिलियन में से कितने ब्रेक हुए होंगे, तो आपने जो एलिमेंट्स ब्रेक हुए तो उसको आपने नाम क्या रख दिया, उसको आपने नाम रख दिया डेल्टा एन। अब आप देख लीजिए डेल्टा एन के बारे में क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एन के बारे में लिखा हुआ है डेल्टा एन बी द चेंज ऑफ पेरेंट एलिमेंट टू डॉटर एलिमेंट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये सिर्फ बेसिक सी आपको बातें बता रहा है कि एन नॉट क्या है, एन क्या है और डेल्टा एन क्या है। देन मैथमेटिकली लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके, तो आपने अभी अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी बेटा, मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, माइनस एन। आपने अभी अभी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एन, जो लास्ट स्लाइड पे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ये अल्फाज भी अब आपको क्लियर होंगे। ओके अब इसका फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करने की तरफ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलेंगे। अब बेसिक सी बातें आप देखते रहिएगा, आपको बातें समझ में आती रहेंगी, इतनी मुश्किल कोई डेरिवेशन नहीं है। आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एन, ये मैथमेटिकल फॉर्म थी। सर हमने पढ़ा है जब भी ये प्रोपोर्शन हटाते हैं तो प्रोपोर्शन हटा के हम क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शन हटा के हम लगा देते हैं कांस्टेंट। तो मैंने भी यही काम किया, मैंने ये प्रोपोर्शन हटाया, प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगा दिया। अब ये जो कांस्टेंट नजर आ रहा है ये कांस्टेंट कहलाता है आपके पास डी के कांस्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके की बात कर रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट क्या कहलाता है, ये कांस्टेंट कहलाता है मेरे पास कौन सा कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। मैंने एक काम किया, मैंने जैसे ही मैथमेटिकल फॉर्म लिखी डेल्टा एन ने आवाज लगाई, एन तुम मेरी तरह दिख रहे हो, तुम मेरे पास आ जाओ, डेल्टा टी को बोला तुम्हारी जरूरत है तुम यहाँ से वहां चले जाओ। भाई अब आप अपना फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हो ना, तो आपने क्या काम किया, आपने ही काम किया। अच्छा लिखा हुआ नजर आ रहा है वेयर लैम्डा इज इक्वल टू डी के कांस्टेंट। अच्छा अब मैं उसी तरफ आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले एक और चेंज मैं आपको बताऊं। अब मैंने चेंज क्या किया, मैं पहले आपको ये बताना चाह रहा था, वो नेक्स्ट चेंज मैं दोबारा करता हूँ। इस डेल्टा को मैंने डेरिवेटिव की सूरत में लिखा है, ये जो डेल्टा नज़र आ रहा था इस डेल्टा को मैंने लिखा है किसकी सूरत में, डी, और डी यहाँ पे कहलाता है डेरिवेटिव। ये आपको मैंने पढ़ाया भी है, आपने पढ़ा भी होगा, चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको मेरी बात याद होगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 12 में पढ़ाया था जब मैं डेरिवेशन करा रहा था
आपने डेल्टा की जगह पे क्या लगा दी, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को आप डी से लिखते हो। अच्छा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज और डेरिवेटिव का मतलब होता है सिर्फ एक छोटा सा फर्क है, स्मॉल चेंज। कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि अब मेडिकल के स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं जब मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे, मेडिकल के स्टूडेंट भी मौजूद होंगे, उनको ये डेरिवेटिव वगैरह के बारे में पता नहीं होता, तो वो घबरा जाते हैं कि सर पता नहीं क्या कर दिया आपने। तो कोई बड़ा चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, जहाँ डेल्टा लगा हुआ था डेल्टा की जगह पे मैंने डी लगा दिया। देखो ना, ये डेल्टा लगा हुआ था, डेल्टा को हटाया, इसकी जगह पे डी लगा दिया, और नीचे भी डेल्टा को हटाया, डेल्टा की जगह पे क्या लगा दिया, डी लगा दिया। ये डेरिवेटिव की फॉर्म कहलाती है। ये मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, क्योंकि मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको डेरिवेटिव का पता नहीं होगा, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ सिर्फ एक फंक्शन होता है। अब आप चेंज करेंगे, चेंज क्या करेंगे वो चेंज मैं आपको बताऊँ। मैंने ये कहा कि यार एन तुम नीचे आ जाओ, डेल्टा टी को कहा मैंने आप कहाँ चले जाइए, ऊपर चले जाइए, तो एन यहाँ पे नीचे आ गया, एन नीचे आया तो बन गया डी एन अपॉन एन, और वहाँ से डी टी वहाँ पे ऊपर चला गया। अच्छा जी सर, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे आपने किया क्या? मैंने इसलिए किया क्योंकि दिखने में जो चीज़ें एक जैसी हैं वो एक जगह पे जमा हो जाए। इसके बाद आप अगला स्टेप करेंगे, अगला स्टेप कहलाता है इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेट क्यों करते हैं? तो मैथ्स में उसूल होता है, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। मैथ्स के स्टूडेंट को तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी, लेकिन जो मेडिकल वाले होंगे वो बेचारे परेशान होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा है ना, लॉग को हटाने के लिए मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, एंटी लॉग लेना पड़ता है। माजरत के साथ आप लोग को याद तो नहीं होगा मैट्रिक क्लास की बातें, मैं आपसे इतनी पुरानी पुरानी बातें कर रहा हूँ, शायद मेरी बात याद आ जाए कि यार लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते थे। वैसे ही डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। आप बोलेंगे चलें सर सही, आप आगे बढ़िए, आप डेरिवेटिव को ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मैंने लिखा सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेट के लिए ये सिंबल होता है, ये जो सांप की तरह का सिंबल नजर आ रहा है, ये इंटीग्रेट का सिंबल है, इंटीग्रेट करने का। तो आपने ये सिंबल लेफ्ट साइड पे भी लगाया, ये सिंबल आपने राइट साइड पे भी लगाया। आप बोलेंगे चलें सर सही, हम आपकी बात मान लेते हैं। इंटीग्रेट का सिंबल लगाया दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेट का सिंबल मैंने लेफ्ट साइड पे भी लगाया, इंटीग्रेट का सिंबल मैंने राइट साइड पे भी लगाया। अब इंटीग्रेट करने का उसूल क्या है, तो उसूल मैं आपको बताऊं। बेटा जब भी कांस्टेंट नजर आए, जब भी क्या नजर आए, कांस्टेंट, याद करो ये लैम्डा क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये लैम्डा पता तो है, लैम्डा है हमारे पास डी के कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट नजर आए, कांस्टेंट को आप तमीज से बाहर लिख देते हैं। जब भी कांस्टेंट नजर आए, जैसे ऐसे लिखा हो ना इंटीग्रल लैम्डा डी टी, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर करके लिख देंगे, और बाहर करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इंटीग्रल डी टी। यानी जब भी आपको कांस्टेंट नजर आए, कांस्टेंट नजर आएगा तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल के कहाँ लिख दोगे, बाहर लिख दोगे। तो आपने यही काम किया, आपने इस लैम्डा को बाहर निकाल के रख दिया, और ये रहा आपके पास लैम्डा आपको नजर आ रहा। ओके, अब अगला स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। अगला स्टेप मैं आपको बताऊं, अगले स्टेप में अब आप क्या करेंगे, डेरिवेशन मुश्किल ज़रूर होगी आपको, लेकिन डेरिवेशन तो बेटा करनी है, अब हर हाल में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट नहीं होंगे, मेडिकल वाले होंगे, तो वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताऊँ, आपने लिखा ऊपर लिखा डी एक्स, नीचे लिखा एक्स। कभी भी इस तरीके से नजर आए, ऊपर डी एक्स लिखा हुआ हो और नीचे एक्स लिखा हुआ हो, तो इसका आंसर होता है एल एन एक्स। ये इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको मैथ्स की बुक के अंदर मिलेगा। मैथ्स की बुक क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी अभी, तो शायद ना याद हो, तो ये इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है। ऊपर अगर डी एक्स लिखा हो, नीचे एक्स लिखा हो, तो इसका आंसर हो जाता है मेरे पास क्या, एल एन एक्स हो जाता है। अच्छा, ऐसे लिखा हो, ऊपर लिखा हो डी वाई, नीचे लिखा हो वाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ऊपर डी वाई है, नीचे वाई है, तो जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, एल एन वाई। मैं बोलूंगा नहीं, ऊपर लिखा है डी एन, नीचे लिखा है एन, जवाब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ऊपर लिखा है डी एन, नीचे लिखा है एन, तो जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, एल एन एन हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई, ऊपर डी एन है नीचे एन है, तो उसका जवाब हो जाएगा मेरे पास क्या, एल एन एन हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, ऊपर लिखा है मेरे पास डी एन, नीचे लिखा है मेरे पास एन।
ऊपर लिखा है डी एन, नीचे लिखा है एन। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या, एल एन एन, यानी इस पूरे की जगह पे आ जाएगा मेरे पास क्या, एल एन एन आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, इस पूरे की जगह पे एल एन एन आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये तो रहेगा माइनस लैम्डा। ये जो नजर आ रहा है इंटीग्रल और डी टी, कभी भी आपको इस तरीके से नजर आए इंटीग्रल और डी टी, भाई ये है इंटीग्रल, ये है मेरे पास डेरिवेटिव। कभी भी इंटीग्रल और डेरिवेटिव नजर आएगा, दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे। कभी भी ये एक साथ नजर आएंगे इंटीग्रल और डेरिवेटिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी इंटीग्रल और डेरिवेटिव नजर आएगा तो दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, काट देंगे, और काट देंगे तो उससे क्या बच जाएगा, टी बच जाएगा। ये ऐसे नजर आ जाए इंटीग्रल dx, इसका आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे सर इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक साथ नजर आ गए, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो कौन बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। मैं ऐसे लिख दूं इंटीग्रल dy, तो क्या बचेगा। आप बोलेंगे सर इंटीग्रल और डेरिवेटिव दूसरे के दुश्मन है, दूसरे को काट देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है इंटीग्रल डी टी, अरे सर इंटीग्रल डी टी लिखा हुआ है, इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ टी बच जाएगा, लैम्डा टी। और जब भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आगे एक सी आता है, और ये सी शो करता है किसको, कांस्टेंट को शो करता है। अब ये मुश्किल मुश्किल सी मैथ्स है, समझनी तो थी, मैंने आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करी बेटा। अब जरा इस इक्वेशन को देखिएगा, इक्वेशन क्या बनेगी दोबारा से बेटा मुझे बताओ। ये लेफ्ट साइड पे जब सॉल्व करोगे ऊपर डी एन है नीचे एन है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एल एन एन, ये तो रहेगा माइनस लैम्डा। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो क्या बच जाएगा, टी बच जाएगा, और प्लस करके आप क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो ये रही इक्वेशन जो आपको नजर आ रही, एल एन एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। यहाँ तक की बात जल्दी से मैं रिवाइज करवा दूं आपको। ओके, मैंने पहले मैथमेटिकल फॉर्म बनाई, डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एन, ये फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले को बनाने के बाद, फॉर्मूले को बनाने के बाद आपने क्या काम किया, प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट कहलाता है मेरे पास, प्रोपोर्शन हटा के मैंने कांस्टेंट लगाया इस इक्वल टू के साथ, ये कांस्टेंट नजर आ रहा है, और ये कांस्टेंट कहलाता है मेरे पास कौन सा कांस्टेंट, डी के कांस्टेंट। फिर क्या काम किया, डेल्टा को डेरिवेटिव में चेंज कर दिया, यानी जो डेल्टा था डेल्टा को हटा के डेरिवेटिव लगा दिया। आप बोलेंगे हाँ सर सही है, डेल्टा को हटा के डेरिवेटिव लगा दिया। डेरिवेटिव लगाने के बाद ये जो n नजर आ रहा था, इस n को मैंने वहाँ यहाँ लेफ्ट पे भेज दिया, dt को मैंने राइट पे भेज दिया। हाँ सर बिल्कुल ऐसे किया। फिर अगला स्टेप मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट बोथ द साइड लिखा। इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि सर डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आपने इंटीग्रल का सिंबल लगाया। जैसे इंटीग्रल का सिंबल नजर आया, ये लैम्डा नजर आया, ये लैम्डा था मेरे पास कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट नजर आता है कांस्टेंट को आप बाहर निकाल के रख देते हैं, तो मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल के रख दिया, और फिर मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया कि लेफ्ट साइड पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे इस पूरे की जगह पे आ जाएगा लैम्डा एन, ये वाली साइड तो ऐसी सेम रहेगी, ये दोनों दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे, टी आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाता है, प्लस सी आ जाता है। अब ये प्लस सी क्यों आ जाता है, अभी क्योंकि फिजिक्स की क्लास चल रही है, मैं आपको ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगा, ये आपको मैथ्स के टीचर बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ, मुझे भी मैथ्स बहुत अच्छी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त बताने नहीं चाहूँगा क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट सुनने के बाद परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पहुँच के आपकी आधी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई।